नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दुनिया 2024 में प्रवेश कर चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि दुनिया को, भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के नाते भारत की संस्कृति और इसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। इसके साथ साथ भारत एक मजबूत और लंबी वैज्ञानिक और तकनीकी परंपरा भी रखता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत ने दुनिया को ऐसे कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए हैं जिनके साथ आज दुनिया चल रही है। कल का भारत और आज का भारत दुनिया को सबसे ज्यादा तोहफे देने वाला भारत है। प्राचीन भारत ने दुनिया को बदला तो नया भारत भी इससे पीछे नहीं। भारत की इसी इंप्रेसिव स्टोरी की बात करेंगे आज की इंडिया स्टोरी। आज की इंडिया स्टोरी खास है क्योंकि अगले आधे घंटे में आपके अंदर गर्व का भाव पीक पर जा सकता है और शायद आज आपको 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का वो गाना भी याद आ जाए, जहां पर मनोज कुमार जी कहते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इस गाने की एक एक लाइन में भारत का भाव शामिल है। भारत क्या है इन शब्दों से साफ होता है, लेकिन इस गीत के पीछे छिपे भारत के लीडिंग इतिहास को भी समझना होगा, जो शायद अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहीं पर दबा दिया या फिर छिपा दिया, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गणित के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान शून्य का है। आप सोचकर देखिए जरा, क्या शून्य के बगैर मैथ्स संभव हो पाती? इसके बिना कोई बाइनरी सिस्टम नहीं होता और बाद में कोई कंप्यूटर भी नहीं होता। और दुनिया को ये अंक किसने दिया? सारा थैंक यू आर्यभट्ट को दिया जाना चाहिए। भारतीयों ने सबसे पहले शून्य को एक प्रतीक के रूप में और गणितीय काम जैसे कि जोड़, घटाव आदि में इस्तेमाल किया था। अगर आपने कभी आयुर्वेदिक थेरेपी ली है तो आप इसके लिए भी भारत को ही थैंक यू कहें। फादर ऑफ मेडिसिन चरक, जिसे आयुर्वेदिक जगत का सबसे बड़ा उस्ताद कहा जाता है, उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद भारत ही नहीं, दुनिया भर में 5000 वर्षों से चला आ रहा है। चिकित्सा की यह प्राचीन प्रणाली 21वीं सदी में भी कायम है और इसके साथ ही भारतीयों ने सबसे पहले अथर्ववेद 1500 से 1200 ईसा पूर्व में वर्णित प्राचीन उपचारों का उपयोग करके कुष्ठ रोग की पहचान की और उसका इलाज भी किया। लिथियासिस शरीर में पत्थरों के निर्माण को बताता है। प्राचीन सर्जरी पर एक टेक्स्ट बुक सुश्रुत संहिता, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, उसमें यह बताया गया कि भारत इस बीमारी का इलाज करने वाला पहला देश था। वहीं मोतियाबिंद सर्जरी के लिए दुनिया एक भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को धन्यवाद दे सकती है, जिन्होंने 3री शताब्दी ईस्वी में इस ऑपरेशन को विकसित किया था। सुश्रुत संहिता में भी उनका प्रमुख योगदान था। उन्होंने ये सर्जरी एक घुमावदार सुई का इस्तेमाल करके की, जिसने लेंस को ढीला कर दिया और फिर मोतियाबिंद को आंख के पीछे धकेल दिया। सर्जन ने आंखों को भिगोने के लिए गर्म मक्खन का इस्तेमाल किया और फिर उन पर तब तक पट्टियां लगाई जब तक वो ठीक नहीं हो गई।
ये विधि सफल रही। हालांकि सुश्रुत ने सभी को ये सर्जरी केवल आवश्यक होने पर ही करने की सलाह दी। आखिरकार इस ऑपरेशन को बाद में पश्चिम और दुनिया भर में बढ़ाया गया। हालांकि ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन सच यही है। भारत में योग भगवान शिव के समय से चला आ रहा है, जिन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। अब दुनिया में हर तरफ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग करते हैं। अब एक और चीज आप देखिए, इतिहासकार वायरलेस रेडियो संचार का आविष्कार करने का श्रेय गुग्लिल्मो मार्कोनी को देते हैं, लेकिन सच ये है कि सर जगदीश चंद्र बोस वास्तव में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1895 में सार्वजनिक रूप से कम्युनिकेशन के लिए रेडियो तरंगों के उपयोग का प्रदर्शन किया था। ठीक 2 साल पहले मार्कोनी ने इंग्लैंड में इसी तरीके का डेमो दिया था। दूसरे शब्दों में सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस संचार तकनीक का आविष्कार किया, जो लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तार या फिर केबल की आवश्यकता के बिना दूरी पर तेजी से संचार करने और जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। यूएसबी, जिसमें आज भी आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, सिक्योर करते हैं, फिजिकली उसे अपने पास रख सकते हैं। एक छोटे से डिवाइस में हजारों फाइलें सेव हो जाती हैं। ये दुनिया को किसने दिया? जवाब है अजय वी भट्ट ने। शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे बोर्ड गेम्स को सबसे पहली बार भारत में खेला गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान ये गेम इंग्लैंड और फिर अमेरिका तक पहुंचा। भारत ने दुनिया को शैम्पू की तकनीक सिखाई। 1762 में मुगल शासन के समय से ही इसका इस्तेमाल हो रहा है और भारत में ही सबसे पहले मापने की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। उन तकनीकों को सीखकर अब बने हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार भारत ने ही किया। भारत में इसका इस्तेमाल 800 से 500 बीसी के समय से ही हो रहा है। टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से होता आ रहा है। कहा यह भी जाता है कि भारत का हिस्सा रहे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान फ्लश टॉयलेट और सीवेज सिस्टम हर घर में मिले थे। पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और इस बात का जिक्र 700 से 600 बीसी के समय में लिखी गई हिंदू ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में शामिल है। समझे आप, ये वो तोहफे थे जो भारत ने पूरी दुनिया को दिए। इन आविष्कारों की बदौलत ही संसार चला और आगे भी बढ़ा। और बढ़ते हुए हम आ चुके हैं नए भारत में। नए भारत ने भी दुनिया को वो सब दिया जिसकी शायद दुनिया को जरूरत थी। अगर आप पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला किसे नहीं ये चेक करते हैं तो आप 2021 में इस अवार्ड से नवाजे गए नरेंद्र कपानी को जानते होंगे। इन्हें यूएस की सबसे बड़ी मैगजीन ने ग्रेटेस्ट अनसंग हीरोज ऑफ मैनकाइंड बताया है। कपानी वही शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स दिया है। कपानी कानपुर की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और बाद में इन्होंने ही दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स दिया है। दिलीप महालानाबिस ने दुनिया को कॉलेरा और साथ ही डायरिया से बचने के लिए एक सॉल्यूशन दिया जिसे बाद में ORS के नाम से जाने लगा। आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर लगी हुई चिप का आविष्कार किसने किया था? इस चिप के बगैर लैपटॉप चलना मुश्किल है। इस चिप का आविष्कार किया था विनोद धाम ने, जिन्हें बाद में पेंटियम इंजीनियर कहा गया और वो भारत से ही थे। भारत ने दुनिया को UPI दिया, वैक्सीन दी, क्या कुछ नहीं दिया भारत ने दुनिया को। यह लिस्ट बहुत लंबी है और इन तोहफों से भारत ने भी तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब अगर हम आज की बात करें तो भारत की तरक्की की वजहों में से एक वजह जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन। सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन का मतलब होता है वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है
या अंग्रेजी के शब्द में कहूं तो रिवाइव हो रही है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल री-इनकार्नेशन ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का सेंटर रहा है। सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे, यानी कि उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते थे और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देखता, भारत उनकी भी आवाज बन रहा है। जाहिर है, जब आप बिना किसी लालच के किसी का साथ देंगे या फिर उनकी आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी आपके संसाधनों को, अपने संसाधनों को खोल देंगे। भारत किसी देश का दोहन करने की बजाय अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने वाला देश हमेशा से बनता रहा और बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स, निवेशक भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। दो तरीके के निवेशक होते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में। दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ती हुई रफ्तार की दूसरी वजह अंडरडॉग मिलेनिया को बताते हैं, यानी कि भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। भारतीय बाजार अभी भी कई मायनों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहा है और इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा बनती है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर है डिसेंट्रलाइज्ड डायस्पोरा, यानी कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र या फिर देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को, दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है। जहां पर भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, यानी कि इंडियन डायस्पोरा रहता है, वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को यह दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफी आने की संभावना है, क्योंकि SEZ में काफी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है। और इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय लगातार भारत में पैसे भेजते हैं, जिससे हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रहा है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मूल के लोगों ने साल 2018 से 19 में 76.4 बिलियन $US भारत में भेजे हैं। 2019 और 20 में यही आंकड़ा बढ़कर 83.2 बिलियन $US हुआ। 2020, 21 और 2021 और 22 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन 2022 से 23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन $US तक जा पहुंचा है। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियां ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी इकोनॉमी को फायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जहां पर व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने के लिए आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक एरिया चुन सकता है और वहां पर अपना व्यापार स्थापित भी कर सकता है। और इसके साथ ही UPI जैसी डिजिटल क्रांति दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को
भारत पर विश्वास, भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह देती है, क्योंकि इससे यह साफ दिखता है कि भारत नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है। अगला फैक्टर है इन्वेस्टर, नॉट चीयरलीडर, यानी कि भारत में जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते, बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है, जिससे उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। भारत में FDI यानी कि विदेशों से होने वाले निवेश के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो साल 2000 से साल 2023 तक भारत में 953 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन US$ का निवेश आया। यानी कि 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना करें तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया है। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया। इसके बाद सिंगापुर से 23% विदेशी निवेश हुआ है, 10% अमेरिका से, 7% नीदरलैंड्स और साथ ही जापान से 6% विदेशी निवेश हुआ है। अब एक और फैक्टर आप समझिए, बीते साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ तो रिकॉर्ड 13.9% की रही है, जबकि कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी 13.3% पर कायम रही है। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 10% रही है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 6% रही, जबकि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के इस्तेमाल का ग्रोथ रेट 10% का रहा है। और इन्हीं सब चीजों ने मिलकर भारत की GDP को पंख लगा दिए हैं। RBI को उम्मीद से भी तेज गति से आगे बढ़ाया है, यानी कि सरकार, तमाम आर्थिक संस्थान और हम सब की मेहनत समझ का लेखा जोखा यह है कि हमारा देश दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। दुनिया भर में सामने आ रही तमाम चुनौतियों और जंग के हालात के बीच भारत ने तरक्की की रफ्तार को थमने नहीं दिया, और ये बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई मंचों से कहते रहे हैं। लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। भारत असल में दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने का काम कर रहा है, क्योंकि जब भारत की तरक्की की रफ्तार तेज गति से होती है तो दुनिया के तमाम देश जिनका निवेश, जिनका पैसा भारत में लगा हुआ है, जो भारत से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उन सब पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और वैसे भी जब जमाना ग्लोबल इकोनॉमी का है, हर देश की तरक्की से उससे जुड़े हुए कई देशों पर असर होता ही है। देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर। अभी मलेशिया ने भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बिना वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी कि भारत वो देश है जहां पर व्यापार के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह देखता है, जहां पर गला काट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और इन्हीं वजहों से भारत दुनिया को वो सब कुछ देता आया है जिससे दुनिया आगे बढ़े। यानी कि हमारा विजन क्लियर है, हमारा मोटो साफ है, वसुधैव कुटुंबकम, और यही है भारत की असल मायने में ग्रोथ स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के